नरेंद्र मोदी की सरकार में कांग्रेस पार्टी को लूट की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब जवाब देने का समय है। इन सब चीजों के अंदर कानून के निजाम में हमें सबको भरोसा रखना चाहिए और मैं समझता हूँ जुडिशियल आर्किटेक्चर में हर किसी के लिए व्यवस्था है। जब भी कोई अदालती निर्णय पक्ष में हो तो विरोध का कहना देखो हमको न्याय ने छोड़ दिया, हम उज्जवल होकर के आ गए, और विपक्ष में तो ये कहना कि सरकार करा रही है। नेशनल हेल्थ तो बंद है, लेकिन सारे उस कंपनी के शेयर किस परिवार के पास है भी जानते हैं आप। तो अब लूट की इजाजत नहीं दी जाएगी। न्यायिक प्रणाली है, उन्होंने एक रिड्रेसल के लिए अपील की, उसके ऊपर की भी अदालतें हैं, उस पर बात होगी। बहुत बड़े ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर सरकार के ऊपर इस जजमेंट का भी दोष दे दिया जाए। नमस्कार, आदाब। दो भाइयों का डिबेट भाई वर्सेस भाई में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज की बड़ी बहस में हमारे साथ शिरकत करेंगे कुछ बेहद खास मेहमान। आपसे उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ है बीजेपी की नेता चारू प्रज्ञा, वरिष्ठ वकील इश्करण सिंह भंडारी, विकास गुप्ता जो है एक वरिष्ठ वकील, और निशांत वर्मा जो है एक राजनीतिक विश्लेषक। और आज के इस बहस में हमारे होंगे कुछ सुलगते सवाल। क्या है वो सुलगते सवाल, अगर आप जनता को बता दें। राताशी बिल्कुल सही कहा। और आज भाई वर्सेस भाई में साथी के रूप में वकील इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आज का मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है और ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है हेरल्ड केस में, हाथ की सफाई जो है वो पकड़ी जा रही है। और इसी से जुड़े हुए हैं हमारे 5 सुलगते सवाल। तो सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या हेरल्ड पर, नेशनल हेरल्ड पर फैसला गांधी परिवार के बुरे दिनों की शुरुआत है? दूसरा सवाल, क्या 2019 में परिवार के खिलाफ हेरल्ड हथियार इस्तेमाल किया जाएगा और बनेगा हथियार ये? तीसरा सवाल, क्या हेरल्ड का फैसला एक झांकी है और अब ट्रेलर तो दिख गई है, पिक्चर अभी बाकी है 2019 की? चौथा सवाल कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का काम, इसे स्नूप गेट का नाम दिया जा रहा है, इसे ताक झांक का नाम दिया जा रहा है? और पांचवा और आखिरी सवाल कि क्या 3 साल बाद जेएनयू के देशद्रोहियों को सजा मिलेगी? क्या उनका हिसाब किताब होगा? यह है आज के 5 सुलगते सवाल। बिल्कुल सही छोटे भाई। और इसी के साथ हमारा ट्विटर सवाल भी अब लाइव हो चुका है। तो क्या है आज का ट्विटर सवाल? बिल्कुल, आज का भाई वर्सेस भाई पर ट्विटर पोल का सवाल भी लाइव हो चुका है। ट्विटर पोल का सवाल है कि क्या नेशनल हेरल्ड पर फैसला गांधी परिवार के बुरे दिनों की शुरुआत है क्या? मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल हाँ है ये बुरे दिन। और मेरा यानी तहसीन पूनावाला का दावा है कि ये बिल्कुल नहीं है बुरे दिन। तो क्या आप छोटे भाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या बड़े भाई तहसीन पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? आप हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को दिखाया जाएगा लाइव भाई वर्सेस भाई के शो के दौरान। तो आइए चलते आज के पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि क्या नेशनल हेरल्ड पर जो आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या ये गांधी परिवार के बुरे दिनों की शुरुआत है? बार बार गांधी परिवार कोर्ट जाता है राहत के लिए, इनकम टैक्स के मामले में हो, चाहे वो नेशनल हेरल्ड के मामले में हो, समन्स स्क्वॉश कराने के मामले में हो, और बार बार उसे कोर्ट से मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या ये बुरे दिनों की शुरुआत नहीं है भ्राताश्री? देखिए, कोर्ट जाना, नहीं जाना, बार बार जाना, हमारी सियासत में जो आजकल हुकूमत में वो भी जाते थे, कहीं केस वे हारे, कहीं वे भी जीते। तो ये कोई तर्क होता नहीं है। तर्क ये है, एजीएल के पर जो विच हंटिंग हो रही है, पॉलिटिकल विच हंटिंग, नेशनल हेरल्ड जवाहरलाल नेहरू का पेपर था। हमारी आज़ादी की लड़ाई में इसने एक बहुत अहम भूमिका इस न्यूज़पेपर ने निभाई थी। और जवाहरलाल नेहरू को मिटाना ये आरएसएस और मोदी जी चाहते। बहरहाल अब सवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट में हार हो चुकी है, ये हार को ये चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ वकील है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया 2016 के केंद्र सरकार के फैसले के ऊपर। आज ये न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे क्या होता है। मैं सबसे पहले इश्करण आपके पास आऊंगा। ये विच हंट है क्या, ऐसा भ्राताश्री आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट बार बार राहत नहीं देता है गांधी परिवार को, तो कोर्ट भी इस विच हंट में शामिल है सुब्रमण्यम स्वामी और इश्करण के साथ? ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है कि विच हंट है, क्योंकि आप हर केस में देखिए, जिस केस में क्रिमिनली समन हुए हैं, जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, उस समन को इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में।
वहां पे खारिज हुआ। वहां पे इनफैक्ट बहुत कड़ी टिप्पणी भी करी थी हाईकोर्ट जज ने, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया और बोला प्राइमा फेसाया केस है, ये प्राइमा फेसाया गिल्टी है, समन्स ठीक आए हैं और केस को चलना चाहिए। तो ये विच हंट किसको कह रहे हैं? लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इश्करण साहब क्षमा चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स को एक्चुअली खारिज किया था, केस तो चलने दिया, आपको बता केस तो चलने दिया, केस तो चलने दिया, नो डाउट, बट वो कमेंट्स को खारिज किया गया। आपको मैं करेक्ट बोल रहा हूं। जब मेन मुद्दा क्या था कि आपके अगेंस्ट केस चलना चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके अगेंस्ट केस चलना चाहिए, प्राइमा फेसाया एविडेंस है, तो विच हंट हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, ये सरकार का केस भी नहीं था, ये डॉक्टर स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट थी। आज जो हुआ है कोर्ट में, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि उस क्रिमिनल कंप्लेंट में भी इस बात का हवाला दिया था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया को इस्तेमाल करके एजेएल को कैप्चर क्यों किया था, क्योंकि ये कमर्शियल वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज हैं, ये पैसा दे रही हैं प्रॉपर्टीज। अगर सिर्फ बैंकरप्ट और खराज चल रहा होता तो शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी यंग इंडिया नहीं इजाद करते और इस कंपनी को कैप्चर नहीं करते। इससे बहुत मोटा रेंटल आता है हर महीने का, वो भी कोर्ट फिगर्स में आ जाएगा, इसीलिए ही कैप्चर किया गया है। और आज कोर्ट ने एक लास्ट बात, कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो इसका मेन पर्पस था कि आपको सस्ती जमीन मिली थी, आपको स्कूल के लिए, अखबार के लिए सस्ती जमीन मिलती है, वो एक सोशल पर्पस के लिए मिलती है, उससे आप कमर्शियल रेंटिंग कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बोला कि आपको निकाल देना चाहिए वहां से बाहर। जो बात इश्करण कहते हैं सेक्शन 25 कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है वही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकती है। 2016 में पेपर की प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, आज पेपर की प्रिंटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या जो इश्करण आरोप लगा रहे हैं सही है, या इसमें आपके पास लीगल तर्क क्या है? देखिए, अभी तो ऊंची अदालत में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, वो एक अलग विषय की बात हो जाती है कि उसमें देखा जाएगा कि 2016 में जो अखबार पब्लिश हो रहा था या नहीं हो रहा था, और उसके बाद भी आपको ध्यान होगा कि वेब पोर्टल भी चल रहा था। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर में ये लिखा गया था 10 साल से कोई पब्लिकेशन नहीं हो रहा था। राहुल गांधी के ऑफिस का खुद जवाब है एक जर्नलिस्ट को कि हमने प्रिंटिंग बंद कर दी है। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। बड़ी महत्वपूर्ण, अगर आप अपना पहला प्रश्न देखेंगे कि क्या नेशनल हेराल्ड की आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ ऑर्डर आया है, क्या ये गांधी परिवार के बुरे दिन हैं, मैं शायद उस सवाल का आपका जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको ये मैं आप हाँ नहीं, मैंने आपको कहा कि उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, वही ना आप तर्क को आज साबित कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। उस ऑर्डर की लीगैलिटी को उस ऑर्डर की लीगैलिटी को हायर कोर्ट में जब चैलेंज किया जाएगा, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन जब आपने जो अपना ओपनिंग आज अपने सवाल सबसे पहला रखा, मैं आपको ये बता दूं कि देश में प्रजातंत्र में जो भाग्य का निर्धारण होता है वो एक किसी बिल्डिंग से नहीं होगा शहजाद, वो क्योंकि मुद्दे देश में वकील के तौर पे आए हैं, आप राजनीति में। मुझे सवाल पूछना है, आप जवाब दीजिए। एक सवाल उसमें ऐड करते पूछना है, चारों मुझे एक सवाल पूछना है, उसमें ऐड करते आप आपकी टिप्पणी कीजिए। ये जो बिल्डिंग जो इश्करण कहते कि प्रॉपर्टी इनको हड़पाना था, इनको ले लेना था, प्रॉपर्टी तो वही है, आप प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते, आप सबलीज करें। आप इसका जवाब देने से पहले मैं इसका जवाब एक सेकंड में, चारों आप इसमें जरूर आइए, पर मैं इसके बारे में देश के परिवारों को बता दूं। मेरे पास आज का ऑर्डर है और आज का ऑर्डर इश्करण ने भी ट्वीट किया है और पैराग्राफ 20 है और पैराग्राफ 20 में लिखा है, आज कोर्ट ने लिखा है, दिस कोर्ट इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट यंग इंडियन कंपनी इज अ चैरिटेबल कंपनी। यंग इंडिया कंपनी जिसके जरिए एजेएल को ले लिया गया वो चैरिटेबल कंपनी है, पर मोडस ऑपरेंडी जो थी कि 99% शेयर एजेएल के लेकर गांधी परिवार संचालित यंग इंडिया को दे दे, ये स्पीक्स वॉल्यूम्स। द मैनर इन विच इट हैज बीन डन इज क्वेश्चनेबल। जिस तरीके से किया गया है इस पे बड़े सवाल उठते हैं। चारू प्रज्ञा, कोर्ट भी कह रहा है कि ये जो तरकीब अपनाई गई है, चाहे ये मामला हो, अगस्ता मामला हो, भ्रष्टाचार के मामले में ये पहला परिवार साबित हो रहा है। एब्सोल्युटली, और मैं यही बोल रही थी और आपके सवाल का जवाब यही है। ये सवाल ये नहीं है कि एक बिल्डिंग से चुनाव जीते जाएंगे कि हारे जाएंगे, पर ये सवाल जरूर है कि भ्रष्टाचार प्रूव होने के बाद भी कैसे चुनाव ये लोग जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि जब भ्रष्टाचार मैजिस्ट्रेट कोर्ट से प्रूव होता जा रहा है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इश्करण खड़े हुए, पीसी एक्ट का कोई चार्ज नहीं है। नहीं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको नेगेटिव ऑर्डर मिला, हाई कोर्ट में आपको नेगेटिव ऑर्डर मिला, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इश्करण यही खड़े हुए और बात कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। आप कहां से नया एविडेंस क्रिएट करेंगे? अगर पीसी एक्ट का केस होता तो वो सेशंस कोर्ट में जाता। मैं पहले निशांत को एक बार ले एक बार निशांत आप जवाब दीजिएगा। निशांत जी,
ये सारा विछंट है। कोयला घोटाला विछंट है, कॉमनवेल्थ घोटाला विछंट है, आदर्श घोटाला विछंट है, ऑगस्टा हेलीकॉप्टर विछंट है, टाटा ट्रैक घोटाला विछंट है, एयरसेल मैक्सिस घोटाला विछंट है जिसमें चिदम्बरम जी को ईडी समन कर रही है, नेशनल हेरल्ड विछंट है। सारे विछंट ही आपके खिलाफ कर रहे हैं। यूरिया घोटाला विछंट है। आप तो कितने विछंट के मारे हो, कोर्ट भी आपके खिलाफ विछंट कर रही है। दो बातें बहुत साफ कर दूं जी। एजेएल जवाहरलाल नेहरू जी की कोई पर्सनल ना प्रॉपर्टी थी ना है। याद रखें, गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, जवाहरलाल नेहरू ने साथ में मिलके 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को साथ लेके एजीएल बनाई थी। और फिर तो गांधी परिवार ने एजीएल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना थी ना है। इसमें कई 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शामिल थे। पहली बात। दूसरी बात, आज की तारीख में जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसको राजनीतिक रंग देना है तो दिया जा सकता है, लेकिन ये याद रखें कि पिटीशन आपने दिया ना, मुझे कौन दे रहा है लगता है जब आप एक इश्करण बात खुद बोल रहे हैं, 5000 स्वतंत्र संग्रामियों मैं बताता हूँ ने शुरू किया, आज माँ मैं बेटा बता के रहा हूँ पास कौन दे रहा है। 99% अभी मैं इश्करण भंडारी साहब को सुन रहा नहीं, था। सवाल इश्करण का जो लीजिए, इश्करण का सवाल क्या है? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि 5000 लोगों ने जो स्वतंत्रता के लड़ रहे थे, उन्होंने एक कंपनी शुरू करी। आज ये माँ बेटा के पास होके कंपनी रह गई है। क्या ये बात आपको ठीक लगी? बहुत ही सवाल इसके पूछूंगा, ज्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल कंपनी दे दी है। निशान को जवाब देने दीजिए। निशान जी जवाब दीजिए, आधा मिनट। इश्करण भंडारी साहब ने अभी कहा कि प्राइमा फेसाई गिल्टी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा। साहब इतने बड़े वकील हैं, इन्हें कहना चाहिए था कि प्राइमा फेसाई एविडेंस मिला है जिसके तौर पे केस बनता है। गिल्टी है नहीं है ये कहां से कह दिया? इसे राजनीतिक रंग देना कहा जाता है, इसे राजनीतिक रंग कहा जाता है। दूसरी बात, आज का जहां पर दो इतने बड़े राजनेता इन्वॉल्व हो, आप इसे राजनीति से अलग रख नहीं सकते। ये कांग्रेस पार्टी के फंड इन्वॉल्व हो। राजनीति वही। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप ही के केस को लेकर। चारों मैं अगर इश्करण से एक लीगल सवाल पूछ लूं, राजनीतिक पार्टी के फंड यूज किए जा रहे हैं, वहाँ पे राजनीति के सवाल तो उठेंगे। ये प्राइवेट। इश्करण आपसे दो संक्षेप में सवाल है। आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी के फंड इस्तेमाल हो रहे हैं। 2016 में ही पेपर स्टार्ट हो गया। अब ये आप रेट्रोस्पेक्टिव में जाके जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा। ठीक है, आपसे दो सवाल है। सामना नाम का पेपर है शिवसेना का, और अन्य राजनीतिक दलों का भी पेपर और न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स भी। दूसरा सवाल आपसे ये बताना चाहता हूं, तो ये प्राइमा फेसाई इलीगल है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 7 दिसंबर 2015 को हाई कोर्ट ने आप ही के पिटीशन में, कांग्रेस के पिटीशन के अंदर ये कहा था कि हम वी विल गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस लेटर ऑन। अब सिर्फ हम देखते हैं कि यहां पर बिल्डिंग गई है या नहीं गई। आपका जो आरोप है 5000 करोड़ के प्रॉपर्टी चले गए, ये अब तक नहीं गए, वहीं पर है, और मेरिट्स पे कोर्ट बाद में जाएगी। तो आपने कैसे कह दिया प्राइमा फेसाई गिल्टी है? ऐसे ही एक बात समझिए, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, पहली बात यंग इंडिया को एजेएल से जब 99% प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। इश्करण आप बहुत अच्छे वकील हैं, बोलने दीजिए, आप मुझे जवाब देने दीजिए। आपका सवाल का जवाब देने दीजिए। आपका 99, अगर आपकी कोई कंपनी है और उसका 99% मैं शेयर होल्डर बन जाता हूं, तो मैं इन इफेक्ट आपकी जनता को एक मिनट राहुल जी ओन करते हैं या ये एक मिनट मेरे को जवाब दे दीजिए। आप पूरा जवाब दीजिए। पहली बात, सेक्शन 25 का हाईकोर्ट का क्या फैसला था? वहां पे भी यही तर्क रखा गया कि सेक्शन 25 चैरिटेबल कंपनी है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब वो समनिंग की क्वेश्चन करने गए थे, हाईकोर्ट ने उस बात को खारिज किया। हाईकोर्ट ने उस बात को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात में घुसा नहीं। जो सेक्शन 25 का हवाला दे रहे हैं, ये हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, तभी उनका समनिंग ऑर्डर अपहेल्ड हुआ था। दूसरी बात, एक मिनट मुझे आपकी बात का हाईकोर्ट ने उसे खारिज नहीं किया। एक सेकंड, आप एक्चुअली इनकरेक्टली हाईकोर्ट ने ये कहा इसमें एलिगेशन में बाद में जाएगी। अरे मैं समनिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। जब मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में उन्होंने आके कहा कि हमने कोई चीटिंग नहीं करी है क्योंकि ये सेक्शन 25 की कंपनी है, हाईकोर्ट ने इस ग्राउंड को नहीं माना। ये फैक्चुअली करेक्ट बात है। अब आप जो बात कर रहे हैं नेशनल हेरल्ड की इविक्शन केस की, उसके अंदर आप ये बात समझिए, जब कोई कंपनी 99% कोई ओन कर लेता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। और दूसरी बात, उसको प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आपको प्रॉपर्टी क्यों बेचनी है जब मुझे लाखों का रेंट आ रहा है? अच्छा विकास, तो ये बात साफ है, रेंट किसको जा रहा है? विकास और निशान जी आपसे सवाल है। विकास और निशान जी कन्विक्शन नहीं कर रहे हैं। कन्विक्शन की बात भी नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी का ये दिया हुआ लोन यंग इंडियंस नाम की कंपनी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के, वो महज 50 लाख रुपए में असाइन कर दिए जाते हैं और यंग इंडियंस मालिक बन जाती एजेएल की, जिसके पास ये संपत्ति है। विकास गुप्ता जी, शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस पार्टी में था, क्या शहजाद पूनावाला को भी ये फैसिलिटी कांग्रेस पार्टी से मिलती?
तो ये गांधी परिवार को गलत तरीके से बेनिफिट मिला ना, ये चीजें हुई हैं। अब जो कोर्ट फैसला दे रहा है तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये हथियारी बनेगा ना। कोर्ट का फैसला नहीं आया है अभी। एविक्शन प्रॉपर्टी का एक सिविल मैटर है, उसका और फैसला आपका नहीं है। जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो कंप्लेंट है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कि इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के फंड्स को मिसयूज करके जो चीटिंग करी है, नहीं, मैं कैसे मान जाऊंगा इस बात को? अगर प्राइमा फेसाई मटेरियल है और उस मटेरियल के एवज में ही मैजिस्ट्रेट ने अगर समनिंग करी है, और अगर आज अक्यूज जाकर के ये चीज को दिखा सकता है कि कांग्रेस पार्टी से अगर ठीक ढंग से लोन दिए गए हैं यंग इंडिया को, और अगर सारे बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मिनट्स हैं और अप्रूवल्स हैं, तो उसमें ये डिसीजन कोई भी बोर्ड मेंबर से पूछ कर नहीं लिए गए हैं। ये डिसीजन क्या किसी शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन दिया? किसी शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन इन्हीं के सवाल को आगे बढ़ा? बाकी किसी से पूछा ही नहीं गया है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये तो उसमें पार्टी भी नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी, ये तो पार्टी भी नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। एक अद्भुत बात है कि आज तक कोर्ट में कांग्रेस ने आज तक ये नहीं दिखाया कि हमने 90 करोड़ का लोन कैसे दिया। कभी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग भी चल रही है, तो 90 करोड़ का एक मुझे बात बोलने दीजिए, बात करने दीजिए। इनकम टैक्स को भी नहीं दिखा पाएंगे कोर्ट में, नहीं इनकम टैक्स को भी 90 करोड़ का लोन नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, आप एक बात जानते हैं कि ट्रेजरर वहां पे कांग्रेस के कौन थे? मोतीलाल वोरा। एजेएल के चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल वोरा। ये लोन कैसे असाइन हुआ? सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ये 50 लाख यंग इंडिया ने दिया, ये भी एक क्योंकि आप फेयर रहे और दोनों को डिबेट में आने दें। चारू जी, समझ में आता है कि सुब्रमण्यम चारू जी और निशान जी, आपके बीच में मैं एक 10 सेकंड का कमेंट चाहता हूं। निशान जी हल्ला मचाएंगे, निशान जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर जी, आप रहे हैं। लगातार नहीं बोल सकते, आप प्लीज सुन लीजिए। सवाल आपसे और चारू जी दोनों से है। चारू जी, रफाल में भी मामला कोर्ट गया, वहां पे राहत मिली सरकार को। राहुल गांधी कहते हैं जेपीसी की प्रोब हो। क्या आप लोग हेरल्ड का मामला इस्तेमाल कर रहे राजनीति के लिए? और निशान जी, राहत जब कोर्ट से मिलती है रफाल में, तब तो आप नहीं मानते हो और तब कहते हो कुछ और बात है। ऐसे कैसे आप स्टैंड ले सकते हो? तो या तो आप कोर्ट की बात मानते हो या कोर्ट की बात नहीं मानते। पहली बात यह है कि नेशनल हेराल्ड का जो केस है ना, ये आज नहीं खड़ा हुआ है किसी चीज के बदले में। ये पुराना केस है, ये चलता जा रहा है और तभी अब सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जाने की नौबत आ गई है। मैं वापस याद दिलाऊंगी कि लोअर हर कोर्ट में गांधी परिवार के खिलाफ फैसला गया है। दूसरी बात, आप जो ये बता रहे थे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, शेयर होल्डर्स इसमें और किसी को कंसल्ट करा ही नहीं गया। सिर्फ 2 लोगों के निर्णय पर हर डिसीजन लिया गया है। सिर्फ 2 लोग, गांधी परिवार के दोनों लोग। यहाँ पर 99% शेयर होल्डिंग उनके पास है। चारू, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। बार-बार चारू जी, आपको बात सुनना होगा। चारू जी, आप बात सुनना होगा। ये जो मामले की है उस बात जवाब करिए ना। चारू जी प्लीज आप सुनिए, प्लीज सुनिए। और इश्करन जी और चारू जी दोनों बार-बार एक बात बढ़ाई जा रही है। मैं आपसे सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या किसी शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्शन लिया इस चीज पर? अब सवाल वो है, जवाब दीजिए। 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक 50 लाख में कैसे बना जाता है, जरा हमें भी सिखा दीजिए। मजाक की बात कर रहे हैं भाजपा वाले, क्योंकि आज का जो फैसला है वो सिर्फ एक एविक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी पे था, जिस बारे में ये उनको गिल्टी साबित कर रहे हैं वो मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेंडिंग है। आप बात कहिए कि 50 लाख में 5,000 करोड़ के मालिक आप केस फाइल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जो मैटर सब जुडिस है मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर, उस पे आप यहाँ पे ऑर्डर कैसे दे पा रहे हैं कि वो गिल्टी है या अक्यूज्ड है या वो छूट गए? जो आज का मामला है उसके अंदर बहुत सीधी सीधी बात है, वो बात करिए। आप उसके लाभ, आप उस बात को उठा करके आप लंबित मामले जनता पार्टी का काम है। क्या आज के ऑर्डर के अंदर ये लिखा है? सवाल ये है, सवाल मोदी को रफाल में क्लीन चिट मिलती है पर वो चोर है, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी को कहीं क्लीन चिट नहीं मिलती पर वो बेलधारी होने के बाद भी वो अब मैं तर्क के सवाल पूछ रहा हूँ। चारों सवाल का जवाब दीजिए। सवाल या इश्करन, आप दोनों इसमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस केस में जो आज एविक्शन हुई, ये एक सिविल केस था, ये चैलेंज होगा। दिस हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट
फैक्ट्स ऑफ द केस, वो ट्रायल कोर्ट में अलग मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल केस है। आप दोनों केसेस को किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं? आप मुझे इसका सिंपल दोनों जवाब देंगे, आप इसका जवाब देंगे। चारू पॉलिटिकल सवाल का जवाब दीजिए। कोई मिसयूज नहीं हो रहा। अगर आप जो सिविल केस में भी कोर्ट ने पैराग्राफ की टिप्पणी शहजाद ने अभी आपके सामने पढ़ी है कि क्या टिप्पणी करी है कोर्ट ने कि शेयर होल्डिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही बहुत डूबियस लग रहा है इस केस के अंदर। तो जो सिविल प्रॉपर्टी दाने के लिए इन्होंने क्रिमिनल काम भी करे हैं, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और जनता में कोई भी अगर प्रॉपर्टी हड़पता है सिविल करके क्रिमिनल करके, जनता के सामने वो बात रखना चाहिए और तभी आपका चैनल ही डिबेट कर रहा है। चारू, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने ना एक उल्टा नैरेटिव चला रखा है। सिर्फ ये नेगेटिव राजनीति करने का, उल्टा नैरेटिव चलाने का कांग्रेस काम करती है। यहाँ पर आप ये देखिए कि जहाँ क्लीन चिट मिलती है वहाँ इनको सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। ये फिर भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा पर मैं नहीं मानता, यही बोलते हैं हमेशा राहुल गांधी जी। हाँ होगा पर मैं नहीं मानता। लेकिन मैं आपको यही बोल रही हूँ, राहुल गांधी जी की जब खुद की बात आती है, वो चाहे कुछ बेल पर भी हो, वो तो तब भी नहीं मानते। तो उनकी कहाँ से इज्जत दिख रही है हमारे इस कंट्री की? किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए उनकी कभी कोई इज्जत दिखाई नहीं दी है। रफाल में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लगा है कि हम वी आर एक्सरसाइजिंग अंडर आर्टिकल 32 कोई भी jurisdiction of JPC at all। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जो कांग्रेस के आरोप थे, उन आरोपों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सफाई के साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाइल को ग्राउंड कर दीजिए। आप नेशनल हेराल्ड को था विकास संचारू, आप अगले अजीब बात ये होती है, खत्म हो गया, नेशनल हेराल्ड बस शुरू हुआ है, बस शुरू हुआ है। चारू, अजीब बात ये होती है जब एक राजनेता वकील की तरह बोलता है और वकील राजनेता की तरह बोलता है। और आज शो में यही हो रहा है क्योंकि जो फैसला आया है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं वकील साहब, राजनेता बन रहे हैं। और जब फैसला आ रहा है तो उसका पॉलिटिकल से ज्यादा आपको लीगल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, पर फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। पर बहरहाल हमें अगले सवाल की ओर चलना पड़ेगा। आज का यह आदेश बिल्कुल संवैधानिक है। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में देश की सुरक्षा के हित में निकाला गया है। These orders of authorization are repeated from time to time. 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला रहा था। चुनाव में जो पराजय अभी बीजेपी की हुई है, इससे घबराकर ये इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक नागरिकों की अब लिबर्टी और उसकी जो प्राइवेसी है उसके ऊपर एक हमला है। तो भाई वर्सेस भाई में अगला मुद्दा है, अगला सवाल है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के काम को जासूसी का नाम दिया जा रहा है। दरअसल ये बात ये है कि एक ऑर्डर निकला है जिसमें बताया गया है कि 10 एजेंसीज को कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम से उसको इनक्रिप्ट करने का, डिक्रिप्ट करने का, मॉनिटर करने का अधिकार है। अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये तानाशाही है, ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, ये ताक झाक करने की एक कोशिश है मोदी सरकार की। और आज स्पष्टीकरण भी दिया गया है, एमएचए के द्वारा स्पष्टीकरण आया कि देखिए ये किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिना इसको नहीं किया जा सकता। अरुण जेटली जी और पार्लियामेंट में भी ये बात उठी है कि ये जो फैसला है, ये जो ऑर्डर है, ये आज का ऑर्डर नहीं है बल्कि 2009 से ये रूल्स में था और ये कानून 2000 आईटी एक्ट में बना था और उसके बाद अमेंड हुआ था और तब से लेकर अब तक ये कानून बना है। उल्टा आज इन एजेंसीज को चिन्हित किया गया है जो पहले एक तरीके से खुला पावर था सारी एजेंसीज के पास। तो भ्राता श्री, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो कुछ ऐसी वैसी बात कर नहीं रहे होंगे कंप्यूटर सिस्टम पे, क्यों इतना डर लगता है अगर सरकार के पास, आप ही की सरकार के दिया हुआ ताकत अभी उसको रीइंस्टेट किया जा रहा है? तो जब भी मेरे छोटे भाई के पास
और भाजपा के पास कोई तथ्य नहीं होता, ये तथ्य ले आते राष्ट्रीय सुरक्षा की। तो मैं ये मामले को छोटे में समझा दूं, क्योंकि इस मामले में, आधार के मामले में, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरी पिटिशन में मेरी जीत हुई थी, नॉट लिंकिंग आधार टू मोबाइल एंड बैंकिंग। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का एक फंडामेंटल राइट का कानून ले आया था, विकास जी और इश्करन जी को ये पता होगी बात। और वहां पर माननीय केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि श्री कृष्णा रिपोर्ट में डेटा प्रोटेक्शन लाया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन कानून 2018 में लाया गया था और इसके तहत आज का ये जो कानून है ये पूरी तरह से इल्लीगल है। 2009 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम डिबेट करेंगे, लेकिन आज ये इल्लीगल है। ये अश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था और ये अश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट को लाने के बाद इस तरह का कानून निकालना पूरी तरह से इल्लीगल है। विकास जी, आप मुझे बताइए कि क्या निजता के नाम पर और लोकतंत्र को खतरा है इसके नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा से, खासकर ऐसे माहौल में जब आतंकवाद एक रियलिटी है, इससे समझौता किया जा सकता है? और ये 2009 के रूल्स जो बने थे ना, ये 26/11 हुआ था ना इनके शासनकाल के दौरान, उसके बाद ये रूल्स बने थे और वही एग्जिस्टिंग रूल्स को रीइटरेट किया गया है, उसको ही दोहराया गया है। तो अगर वो तब लोकतंत्र के लिए खराब नहीं था, बोलने की आज़ादी के लिए खराब नहीं था, निजता के अधिकार के लिए खराब नहीं था, तो आज कैसे हो गया? शहजाद, एट द आउटसेट अगर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, पॉइंट नंबर 1। शुक्रिया। एज अ नेशनलिस्ट कभी भी कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इस बात को नहीं। लेकिन दो मिनट का समय लूंगा शहजाद। आज का जो आप हवाला अरुण जेटली 2009 के ऑर्डर का आज हवाला दे रहे थे, आज के परिप्रेक्ष्य में इस ऑर्डर का इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जब आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आधार पे एक फंडामेंटल राइट बन गया है, तो आप 2009 के तथ्य को आज नहीं दे सकते। दूसरी बात, आज अरुण जेटली ने कोई स्पष्टीकरण नहीं पार्लियामेंट में दिया और मैं आज और भी चैनल्स पे था, भाजपा के प्रवक्ता खामोश थे, वो सिर्फ यही बात को सिर्फ प्लीज एक मिनट शाहरुख, मैं आपके पास आता हूं, मुझे आपको एक सवाल भी पूछना, मैं आपके पास आता हूं, जवाब देने दीजिए। किसी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, इसमें होम सेक्रेटरी की आवश्यकता है। जब सरकार को लगा कि विपक्ष ने और मीडिया ने उनको इस बात पे घेर लिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसके सेकंड चारू, ये स्पष्टीकरण बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आया। आपको मालूम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। 12 बजे एक डिबेट हो रहा है, चारू आप अधिकृत प्रवक्ता है, अधिकृत नेता है भारतीय जनता पार्टी की। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस विषय में, आप जानकारी दीजिए विकास जी की जानकारी। और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 2-3 बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखने वालों को बहुत सारे लीगल टर्म्स शायद समझ ना आए। सबसे पहली बात यह है कि आज के नोटिफिकेशन में जो भी लिखा गया है वो पहले से है, आज कुछ नया नहीं हुआ, बल्कि जो आर्बिट्री यूज ऑफ पावर हो सकता था उसको कंट्रोल और डिफाइन करा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, यूनियन होम सेक्रेटरी से परमिशन लेना आज भी कंपलसरी है, ये बदला नहीं गया है। तीसरी बात, जो 10 एजेंसी ऑर्डर में नहीं था, ये था मैं इश्करन जी सेम डिबेट में थी आज 12 बजे, चारू जी, आप 10 सेकंड में खत्म कीजिए, मुझे इश्करन पे सवाल करने का दीजिए। जो ये 10 एजेंसीज हैं, ये पहले से उस लिस्ट में थी जो प्रोब इस हद तक कर सकती है। एक मिनट, एक बात और है, हम नेशनल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आजकल टेररिस्ट हो, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं देश के खिलाफ। चारू, वो बात आ चुकी है, हम उसे दोहरा रहे हैं। इश्करन, मुझे आपसे एक लीगल सवाल, चारू प्लीज मुझे सवाल लीगल पूछने दीजिए। स्ट्रेंथन कीजिए, ये नहीं कि हर हिंदुस्तानी का फोन टैप करेंगे। मुझे आपसे एक लीगल सवाल पूछना है। जब आधार के अंदर हम आर्ग्यू कर रहे थे, ये बात उठी थी, ये मुद्दा उठा था, उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, उसके बाद वेणुगोपाल जी ने ये स्पष्ट कोर्ट में कहा था, श्री कृष्णा रिपोर्ट के अनुसार, और मेरे पास यहाँ पर श्री कृष्णा के ड्राफ्ट गाइडलाइंस है जिसको अभी कानून में तहत किया गया था, कि अब इसमें अगर कोई भी सर्वेलेंस होगा, खास करके इलेक्ट्रॉनिक अलॉन्ग विथ आवर बायोमेट्रिक्स, इसके लिए कॉम्पिटेंट जुडिशियल अथॉरिटी की परमिशन ली जाएगी, ना कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की। यहाँ पर सीधा सीधा ये कानून का वायलेशन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम सबको राइट, और मैं तो इनफैक्ट आधार में मैंने ये भी कहा था कि लिंकेजेस नहीं होनी चाहिए, तब भी मैंने स्टैंड, हम सबको अपनी प्राइवेसी देखनी है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर जो इस सरकार ने इस केस में ऑर्डर किया है, ये 10 एजेंसी तक सीमित किया गया है। इसके सिवा
जब आप कोई एजेंसी करेगी तो वो इप्सो फैक्टो इलीगल हो जाएगा। तो कई बारी चीजें को फॉर्मलाइज ले डाउन करने से फायदा ही होता है। कोडिफाई किया गया है। दूसरा, अगर राइट टू प्राइवेसी है तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। राइट टू लाइफ के बाद भी आप जेल जाते हैं रीजनेबल, क्योंकि आप पनिश होते हैं। वैसे ही राइट टू प्राइवेसी में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। एक मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं लाया इसके अंदर, जबकि ये कमिटमेंट दिया गया था? कानून के अंदर मैजिस्ट्रेट की बात की है। अभी हम एक सेकंड, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अभी तक जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें होम मिनिस्ट्री की और होम सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए होता है, इसमें भी अप्रूवल चाहिए होगा। और कोई भी अगर वैसे भी छापा पड़ता था, आपके घर से कंप्यूटर मिलता है तो एजेंसी सारा डॉक्यूमेंट डिक्रिप्ट करती है, कोर्ट में चार्जशीट का हिस्सा बनता है, विकास जी जानते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं हो रहा, सिर्फ आपको शोर मचाने के लिए एक नया मौका मिला है, वो आप करिए। शोर मचाने के लिए नया मौका मिला है। निशांत जी, मुझे एक बात बताइए, मनमोहन जी की सरकार होती है, माओइस्ट नंबर 1 थ्रेट बोले जाते हैं, फिर माओइस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाते हैं जब विपक्ष में आते हैं, क्योंकि मोदी से आपको बैर है। मोदी से बैर है, इसलिए 2009 का जो ऑर्डर है वो हूबहू जब लाया जाता है, उसको कोडिफाई करके उसके सीमित किया जाता है, तो आज वो ऑर्डर आपके लिए गैर लोकतांत्रिक हो जाता है। बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा आपके लिए समझौता करने का राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि आप आज सरकार में नहीं है, विपक्ष में नहीं, विपक्ष में आ गए हैं, तो क्या आप उससे समझौता करेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के खिलाफ संक्षेप में एक सवाल का जवाब देना। साइड बदलने की कोई बात ही नहीं है, सरकार किसी की भी हो। देश ऑर्डर 2009 में सही था, आज गलत कैसे हो गया? 2009 का ऑर्डर आज 2018 में गलत कैसे हो गया? देश कौन है और पहले कौन है? इश्करण जी, मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि अगर ये ऑर्डर को, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाला हूं, लेकिन सवाल आपसे ये है कि बार बार आप एक, अगर कानून बन जाता है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स इसे नहीं इनक्रिप्ट कर सकते, आप इनक्रिप्शन के लिए किसी के कंप्यूटर के अंदर कैसे जा सकते हो? आपको अथॉरिटी किसने दी है कि आप मेरे कंप्यूटर के अंदर जाते मेरे इंक्रिप्शन कोड को देखिए? अगर तो आप कोर्ट जाएंगे बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहूंगा कोर्ट, मैं तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट जरूर जाइए। कोर्ट अगर प्राइवेसी की और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस डे डाउन करती है, वो हर सरकार को मानना पड़ेगा, मुझे खुशी होगी, मैं आपको बधाई भी दूंगा। पर इस केस में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को एक लिमिटेड पावर दी है जो हर देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास होती है। और इसमें अच्छी बात है कि आपका आज तक हिंदुस्तान में कोई ऑर्डर नहीं है, आज ये कानून 2018 में बना है। हम आज की बात, अगर एक नया बेंचमार्क कोर्ट से आप चाहते हैं तो आप डालिए उसको, पर हमारे देश में ये नहीं है। दूसरी बात ये है, एज अ प्राइवेसी पर्सन आई वुड वांट दैट टू कम फ्रॉम द कोर्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम दैट। पर आज जो हुआ है उसमें कुछ नया नहीं हुआ, तो जो आप आउटरीच आज कर रहे हैं वो गलत आउटरीच है। कुछ आप नई गाइडलाइन चाहते हैं, आज का ऑर्डर होना चाहिए, तो आपको गाइडलाइन चाहते हैं, वो गाइडलाइन के लिए अक्यूज्ड से अलग करके देखिए, आप ये दोनों को जोड़िए मत, क्योंकि जब कोई अक्यूज्ड होगा तो ही एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसके पीछे लगेगी। बहरहाल हम लोगों को चलना है पहले अगले सवाल की ओर। निशांत जी, अगले सवाल पे जाना है। आपको तो यही नहीं पता कि राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है। मोदी के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रीय सुरक्षा भंग हो जाती है, ऐसी तो सरकारें बैठी। अगला सवाल, ठीक है, उसको डिफाइन कीजिए। अभी हम लोगों को अगले सवाल की ओर चलना पड़ेगा। नौजवान संघर्ष करो। जो लोग भारत की टुकड़ी करने के समर्थक हैं और ऐसे ताकतों को मदद कर रहे हैं और ऐसे ताकतों से मदद ले रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ऐसी ताकतें अब एक्सपोज हो रही हैं। जब सीबीआई के हवाले से ये खबर आ जाती है कि एक कैबिनेट मंत्री, पीएमओ का एक अधिकारी और एक बिहार का राजनेता मिल करके केस को ट्विस्ट देने के लिए दबाव बना रहे थे, तो इस मुल्क में भरोसा उठ गया है एजेंसियों पे। ये जो लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि ये लोग खुद आतंकवादी हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये कभी भी नहीं बोलेगी कि आप जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है उसको तोड़ने की आप बात करें, ऐसा कभी भी नहीं है, ये हमें कभी भी स्वीकार होगा ही नहीं। नौजवान संघर्ष। सवाल ये है कि आज 3 साल के बाद क्या जेएनयू में जो देशद्रोही नारे लगे थे और देशद्रोही गतिविधियां हुई थी उसका हिसाब होना शुरू हुआ? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज बड़े अखबारों में ये रिपोर्ट आई है कि ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार हो चुकी है जेएनयू के उस मामले में जहां पर भारत के खिलाफ प्रोग्राम किया गया था। वो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जेएनयू एसयू के तब के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार थे, उनके साथ अनिर्बान गांगुली थे, उमर खालिद थे, उनके साथ 8 कश्मीरियों को चार्जशीट किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो वीडियो दिखाया गया था, बार बार कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए थे, उन निष्पक्ष चैनलों
पर जिन्होंने इस सत्य को बाहर किया था, आज उनको एक तमाचा मिला है, क्योंकि वो वीडियो भी सही साबित हुआ है और ये भी सामने बात आई है कि वो नारे लगे थे और कार्रवाई होनी चाहिए। तो भ्राताश्री, आज सवाल यही है ना कि देखो, माओइस्ट पहले खराब थे, आज ठीक है। आज आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी, पता नहीं कौन कौन वहां पे खड़ा हो गया था, आज चार्जशीट सामने आ चुकी है। क्या आज देश से राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और वो तमाम लोग जो जेएनयू जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, वो माफी मांगने का काम करेंगे? माफी मांगने का काम अगर किसी को करना है, मेरे हिसाब से हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक इस मामले में कुछ नहीं किया। ये सिद्ध होने के बाद कि वीडियो जेन्युइन है, आज 3.5 साल बाद एक ड्राफ्ट चार्जशीट फाइल की गई है, फाइल भी नहीं की गई, बनाई गई है। और मैं आपको दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, अंग्रेजी में और हिंदी में एक मुहावरा है, आप या तो प्रेग्नेंट हो सकते हो या आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अब ड्राफ्ट प्रेगनेंसी कुछ नहीं होती। अगर आपको चार्जशीट फाइल करनी थी, आप फाइल कर देते। ये ड्राफ्ट चार्जशीट होती क्या है? आप चार्जशीट फाइल इसमें नहीं पेश करते। बहुत बढ़िया थे। इश्करण, आप इससे पहले प्रेगनेंसी होती है, इश्करण, आप तो लॉयर हैं, होता है ड्राफ्ट प्रेगनेंसी। नहीं, चुनाव आ गया तो आपने ड्राफ्ट बना दिया। मुझे भी मौका दें, मैं एक सेकंड, मैं मेरी बात सुनिए ना, मैं एक अपील करता हूं, मैं भाई वर्सेस भाई के जरिए एक अपील करता हूं। ये ड्राफ्ट प्रेगनेंसी का जो प्रमाण आज किसी अखबार में छपा है, अगर ये ड्राफ्ट प्रेगनेंसी नहीं है तो ड्राफ्ट प्रेगनेंसी में जिनका नाम लिया है वो जाकर एक फ्रेश कॉपी कर दे डेफेमेशन की और बोल दे कि हमारा नाम गलत डाला है। अच्छा, ये मुझे बात बताइए इश्करण भंडारी, मुझे बात बताइए कि क्या आज जो लोग इन गैंग के साथ खड़े थे जेएनयू में, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से? पुलिस ने जांच करके दे दिया ना। कल तक ये बोल रहे थे चार्जशीट फाइल करो, आज चार्जशीट आ गई है सामने, तो बोलते कि ये ड्राफ्ट है, ये प्रेगनेंसी है, ये चार्जशीट आ गई है। देखिए, जैसे अभी ड्राफ्ट अगर आई है, मैंने चार्जशीट नहीं पढ़ी है, जब सार्वजनिक होगी तब पढ़ के बताएंगे। पर अगर उसमें ये कहा जा रहा है कि वीडियो जेन्युइन है, तो जो भी लोग पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, मीडिया लाइफ में, पब्लिक लाइफ में उनका समर्थन कर रहे थे, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि जो लोग ऐसे स्लोगन लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हों, और वो जेन्युइनली लगा रहे थे और वीडियो बोल रही है कि वो ऐसे बातें बोल रहे थे, और तब भी अगर उनका समर्थन किया गया तो इन लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोलिए, पर अगर आप राजनीतिक लाइफ में तो भारत के टुकड़े तो मत कीजिए। विकास, मेरा आपसे सवाल ये है, और मेरा आपसे लीगल सवाल है कि ये बात हुई 3.5 साल पहले, इस घटना घटी, ये वीडियो सिद्ध हो गया कि वीडियो जेन्युइन है, इस तरह के नारे लगे। उस वक्त बीजेपी हुकूमत में थी, पीडीपी के साथ, उसके दबाव में चार्जशीट फाइल नहीं की, आज भी चार्जशीट फाइल नहीं करी, तो कहीं ना कहीं एक केस को डिले करते, उन अक्यूज को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। यासीन, अगर उस वक्त का दिल्ली पुलिस का वक्तव्य देखा जाए, जब कन्हैया कुमार को और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ही इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे। और दिल्ली पुलिस, मैं ये मानता हूं कि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से दिल्ली पुलिस बहुत ऊंचे लेवल पे है। अगर दिल्ली पुलिस को वीडियो की वेरिफिकेशन और इन सबको, लेट मी कंप्लीट, मैं बीच में बोलती ही नहीं रहा किसी ने, आप बोलिए। तो 3.5 साल अगर लगते हैं और उसके बाद भी देखने वाली बात यह आती है कि क्या कन्हैया कुमार उस वीडियो में शामिल थे, क्या उन्होंने नारे लगाए या उनकी प्रेजेंस में नारे लगाए गए, आज ये बात हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। क्योंकि विकास पर एक बात स्पष्ट है कि अफजल गुरु के लिए वो प्रोग्राम हुआ, और एक बात ये भी स्पष्ट है कि जो उमर खालिद है ना, उसने बुरहान वानी को शेगवारा कहा है। उसका एक फेसबुक पोस्ट है कि वो कश्मीर की आज़ादी चाहता है, और उसके लिए NSUI जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का, उसने ऑफिशियली ट्वीट किया और कहा कि ये तो बड़ा बेगुनाह व्यक्ति है। मैं चारू से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए या माओइस्टों के लिए, या कभी जाके सिद्धू वहाँ पे गोपाल से वो वहाँ के खालिस्तानी के साथ, ये उनका दिल उनके लिए क्यों धड़कता है? ये अच्छा हुआ आपने बात उठाई शहजाद, क्योंकि जब मेरी बोलने की बारी आती, मैं यही बोलना चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो देशद्रोह की बात करते हैं। आप यहाँ पर दोनों वकील हैं, शहजाद की वकील है, आईपीसी का सेक्शन है 124A, जो सेडिशन की बात करता है, जो बात करता है, जो हेट्रेड को इंसाइट करते हैं, जो देशद्रोह की बात करते हैं, वो एट द हाईएस्ट लेवल पनिश होने चाहिए। आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं, ये तो देशद्रोह का साथ देने से भी बदतर है ना। क्या संबंध था? आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप क्या उनको सपोर्ट करते हैं? सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस ने आज तक एक्शन नहीं लिया। नदी के किनारे गाना गा रही थी। जेएनयू की वीडियोस
सच्ची थी। चारों इश्करण चारों बोल दीजिए अगर वीडियो सच्ची है तो जिन्होंने सिद्धू की फोटो भी गोपाल चावला के साथ पर निशान जी एक और चीज करेंगे, हम लोग मांगे, हमें कोई माफी नहीं, हम चाहते हैं एक देश है, अखंड देश है। मुझे निशान से एक सवाल, कोई माफी नहीं मांगे, एक सवाल अभी मुझे एक सवाल लेने दीजिए, निशांत को भी आने दीजिए, समर्थन करते हैं चारू उसके बाद प्लीज आप ऐसे डिबेट शहजाद को पूछ लीजिए। निशांत एक सवाल है, 2 दिन पहले हमने भाई वर्सेस भाई में पुलवामा का एक सच दिखाया। पुलवामा में जब एनकाउंटर चल रहा था तब कुछ लोग जिनको नागरिक का दर्जा फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब देते, वो पत्थर लेकर हमारी आर्मी पे अटैक कर रहे थे ऑपरेशंस के दौरान। 7 लोगों की मौत हुई इसके चलते क्योंकि आर्मी को बचाव में फायरिंग करनी पड़ी। उनके लिए पीस मार्च निकाला गया एएमयू में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी भी एएमयू या जेएनयू में किसी सैनिक के लिए पीस मार्च या कल्चरल इवनिंग नहीं होती है तो याकूब के लिए, होती है तो अफजल गुरु के लिए, और कराने वाले ये लोग होते हैं और उनके समर्थन में राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष खड़ा होता है। आपकी हमदर्दी याकूब और अफजल के साथ है, पत्थरबाजों के साथ है, पर हमारे देश के जवानों के साथ ही, वो तो सड़क का गुंडा है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मीडिया की नज़र सिर्फ तभी जाती है इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ जब कुछ ऐसी बात हो कि याकूब या अफजल की बात करी जाए। उसके सिवाय कब मीडिया जाके देखती है कि वहाँ पे कब कैंडल मार्च हुआ, कब 30 मार्च हुआ, कब शांति रखा। जब आप देखने नहीं जाते हैं, आपको अंधा होकर देखते हैं, तो आप सिलेक्टिव। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं स्टूडियो में नहीं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप याकूब मेनन की बात करते हैं, जब आप याकूब मेमन की बात करते हैं तो भाजपा वाले याद रखें, उसकी मर्सी पिटीशन में 10 रिटायर्ड जजों ने भी साइन किया था, सपोर्ट में थे। तो आज क्या आप उसमें भी सवाल उठा रहे हैं? इश्करण या चारू दोनों जो इसका जवाब देना चाहे। जजों ने भी किया था। तो आज ये जो वकील लोग खड़े हैं, ये उन जजों को क्या एंटी नेशनल कहेंगे? चारू सवाल हर एक का अधिकार समझिए, उसके बाद ये जवाब। ठीक है निशान साहब, कहीं न कहीं जो सवाल निशान साहब उठा रहे वो ये है कि अगर कन्हैया, उमर खालिद दोषी, और मुझे कोई डाउट नहीं कि दोषी है, आपकी हुकूमत उन्हें जेड ग्रेड सिक्योरिटी दे रही है, पुलिस सुरक्षा दे रही है, उन्हें अब तक जेल में नहीं डाली है, आप क्यों इस तरह के, आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार? उनके पास पुलिस सिक्योरिटी कन्हैया के पास है और उमर खालिद के पास है, दोनों मेरे दो सबूत पेश किया जाए, वरना इसके उमर खालिद और कन्हैया के पास मशीन गन सिक्योरिटी है, मशीन गन सिक्योरिटी है ऑफिशियल तौर पे। मुझे नहीं मालूम है, उनके पास सिक्योरिटी दी गई है, इसका ठीक है, उनको सिक्योरिटी दी। तो आप झूठ बात नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आप सोच कन्हैया के पास सिक्योरिटी, मैं अब बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, कन्हैया और उमर खालिद दोनों के पास सिक्योरिटी है, उन्हें सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने दी है, मैं बता रहा हूँ, आप इसे चेक कर लीजिए। अब सवाल ये कि अगर ये लोग दोषी, इनको सिक्योरिटी आपने क्यों दी, जेल में आप क्यों बंद नहीं करे? 3.5 साल हो गया इस साल। देखिए, अभी प्रूव हुआ है कि ये वीडियो सच्ची है। आज तक तो आप और आप ही के समर्थन वाली पार्टी और उसके सारे सहयोगी ये बोलते जा रहे हैं वीडियो सच्ची है। आखिर 1 साल हो गया, प्रूव हुआ है, अब तक तो आप ये मानने को ही तैयार नहीं थे वीडियो सच्ची है। कम से कम हम जम के खड़े तो हैं। लगे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए। पहले सवाल पर आप नेशनल सिक्योरिटी पर उंगली उठा रहे हैं, इस सवाल पर आप ये बोल रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आपका पुलिस सुरक्षा दी है मैडम। आप सवाल सुनने, मैं दोहराता हूं सवाल, कन्हैया और उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मिली। 3 साल से चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी? पहली बात, ये बात की पुष्टि तहसीन दिखाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी में। मुद्दे की बात पे करें, मुद्दे की बात पे करें, मुद्दे का है। अगर कोई व्यक्ति जेल में नहीं है और ऐसी बातें करता है और उसकी लाइफ को थ्रेट है, तो किसी को भी छोटी मोटी सिक्योरिटी मिल सकती है। अगर लाइफ थ्रेट में है तो वो कोई, और क्योंकि वो देश का काम है, कोई आप जैसे लोग ही हैं, अपने आप जाके मुंह पे स्याही डलवाएंगे और बोलेंगे हमारी लाइफ सबसे अच्छी सुरक्षा वहां पर मिलेगी। ये डेमोक्रेसी है, ऐसे जेल में नहीं डालते कोई किसी को, न्याय प्रक्रिया के हिसाब से जेल में डालते हैं। आपका इमरजेंसी का शासन खत्म हो चुका है, जब लोगों को उठा उठा के
जेल में डाल देते थे, वो टाइम चला गया है। तो आज की डेट में ड्यू प्रोसेस से जेल में जाता है। तो आप चाहे कन्हैया हो, चाहे उमार खान हो, किसी को ऐसे मत जेल में डालो। प्रक्रिया के कनेक्शन करके प्रॉपर्ली जेल में डाला जाएगा। आप अभी भी उनको डिनाउंस करेंगे कि नहीं? तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है और अब वक्त है भाई वर्सेस भाई में अंत में आज के ट्विटर पोल के नतीजों का। आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा, इश्करन जी, आप, विकास जी और निशान, आप लोग जुड़े। हमेशा की तरह धुआंधार डिबेट हुई, पर सवाल अब भी ये बरकरार है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को इस तरीके से राजनीति का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। और आज जब 3.5 साल के बाद ये सत्य आ चुका है जो जी न्यूज़ बार बार कह रहा था और देशद्रोही नारे जो लगे थे जेएनयू में, उसका पूरा का पूरा सत्य आज सामने आ चुका है। तो जिन लोगों ने वहां पे उन नारेबाजों की समर्थन में वो खड़े रहे, क्या वो आज देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। और आज ये भी साबित हो चुका है कि हेरल्ड केस में 2019 में बुरे दिन की शुरुआत हो सकती है गांधी परिवार के लिए। आप लोग जुड़े, देश के परिवार जुड़े, भाई वर्सेस भाई देखते रहिए। कल फिर से हम मिलेंगे एक बार फिर से। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।